बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कराची में जलसे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है थोड़ी बदनीयत हो गई है। पीपल्स पार्टी ने अगर दिल बड़ा किया था या इस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ी सी उनको इजाज़त दी थी तो फिर दिल थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था और जलसे की इजाज़त बरकरार रखनी चाहिए। हुआ ये है, अब तक की इत्तला के मुताबिक यहाँ सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो जलसे की इजाज़त जनाब पहले दी, उन्होंने कहा जी जलसे की इजाज़त देंगे, आप जलसा करें, बेफिक्र होकर करें, आपको मुकम्मल आज़ादी होगी जमहूरी अंदाज में जो आप करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत ने NOC जारी नहीं किया। वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने NOC जारी नहीं किया और फिर गुरेज शुरू कर दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को फेस करने से। अब सूरत-ए-हाल ये थी शाम के वक्त कि ताले लगा दिए गए जो मुख्तलिफ दरवाजे हैं जलसा गाह के, और पुलिस और सिक्योरिटी और उनकी गाड़ियां वहाँ पे खड़ी कर दी गई। ये वहाँ पे हरकत हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। फ़हीम साहब हैं, दीगर कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं जनाब ये ज़्यादती हमारे साथ की जा रही है और हमें पहले कहा गया जलसा करें और अब जलसा गाह की तैयारी का मौका नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? देखें, वो मैक्सिमम ये करेंगे, जलसा गाह को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, अपना जलसा कहीं और ले जाओ, ये कर लो। वो इस्टेब्लिशमेंट के जो गंदे हरबे होते हैं सियासी नौयत के, वो उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कराची का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कराची का इम्तिहान यह है कि पूरे पाकिस्तान का बोझ इस वक्त कराची पर आके पड़ा है। कराची को यह मौका मिल गया है कि वो पूरी दुनिया को यह बताए कि पाकिस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। आज पूरे पाकिस्तानियों का इन्हिसार कराची के ऊपर है, कराची के लोगों के ऊपर है। आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो कराची के लोगों की तरफ देख रहे हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर आएँ कि वो पैगाम दें पूरी दुनिया को कि वो इस फस्तायत, जुल्म और जबर के साथ ही नहीं है, बल्कि वो इंसानी हकूक़ के साथ, मैंडेट के एहतराम के साथ, आज़ादी इज़हार राय के साथ और जबर के ख़िलाफ़ खड़े हैं। ये उन्हें साबित करना पड़ेगा। कराची के ऊपर बहुत बोझ है। क्या कराची ये बोझ उठाएगा? ये बात हमें एतवार के दिन पता चलेगी। वैसे अभी तक तो दौरा बहुत कामयाब जा रहा है सुहेल आफरीदी का। वो जहाँ भी जाते हैं उनका इस्तकबालिया एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज एक एक महीना तैयारी करके जिस नौयत का प्रोग्राम करती हैं या जिस लेवल का जलसा करती हैं, उस लेवल के इस्तकबालिये हो रहे हैं सुहेल आफरीदी के। और एक बात याद रखिएगा कि ये सुहेल आफरीदी इमरान खान का एक अदना कारकुन और खिलाड़ी है। अगर इमरान खान कहीं खुद बाहर आ गया, जो कप्तान है इस टीम का, तो फिर क्या होगा? इससे सैकड़ों गुना लोग निकलेंगे और जिस तरफ इमरान खान होगा पूरा पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ेगा। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इमरान खान की मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं। नवाज शरीफ साहब जो चुप करके बैठे हुए हैं ना, खामोशी का उन्होंने एक पर्दा ओढ़ा हुआ है और चुप करके बर्दाश्त करी जा रहे हैं। यानी हर कोई आता है उनकी बेइज्जती करके चला जाता है, उन्हें जूते पॉलिश करने वाला कहकर चला जाता है। अचकज़ई साहब ने उन्हें गैरत दिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब एक कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि उन्हें भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और नवाज शरीफ ने मकबूलियत वाली अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं। अब आ जाए सुहेल आफरीदी साहब ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। देखिए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी ने जो रुकावट डाली उसके बाद उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को उन्होंने मुजरिम करार दे दिया। जरदारी ने बेनज़ीर की सियासत को ख़त्म करके कब्जा कर लिया है। ये सुहेल आफरीदी का स्टेटमेंट है। पीपल्स पार्टी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके आइन का बुनियादी ढांचा ही उधेड़ दिया है और अब सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज़ादी चाहता है, सिंध तब्दीली चाहता है, सिंध इमरान खान को चाहता है। ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने कहा और ये मनाज़िर दिखाई भी दे रहे हैं। जब वो कराची से हैदराबाद की तरफ गए तो जिस तरीके से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जिस तरीके से जगह जगह लोगों की बहुत बड़ी तादाद खड़ी थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी आए जो इत्तेहादियों के तौर पे साथ देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब के कारकुन सबसे बड़ी तादाद में थे। अब अगर इमरान खान बाहर आ गया ना, तो ये मनाजिर और ये तस्वीर खौफजदा करने के लिए काफ़ी है कि इमरान खान बाहर आ गए तो क्या होगा। इस्तकबाल के नाम के ऊपर जो है वो पूरे पूरे जलसे हो रहे हैं और ये हम सबको दिखाई भी दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना वो सिंध से ज़्यादा तगड़ी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में है।
मेरा आज भी ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा वोटर और सपोर्टर या इमरान खान के नज़रिए का सबसे ज़्यादा फॉलोअर पंजाब में है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में है। पंजाब में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ मिलकर पूरी कोशिश की कि एक जाली हुकूमत बना दी जाए, क्योंकि अगर पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दी जाती तो फिर वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होती और फिर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का और कुछ और लोगों का कोई मुस्तकबिल ना होता। उन्हें इस बात का खदशा है और इसी बिना के ऊपर पंजाब के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई गई। मेरा आज भी ये मानना है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा है और खैबर पख्तूनख्वा में उसके बाद है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आप ताकत देख लें और सिंध के अंदर आप देखें कि ज़रा सा मार्जिन मिला है सुहेल आफरीदी को, और उस मार्जिन का फ़ायदा उन्होंने कैसे उठाया कि उन्होंने जलसा रख लिया इतने शॉर्ट नोटिस पे कि 2 दिन में जलसा होगा। ये कोई महीना, 2 महीने, 4 महीने पहले जलसा नहीं रखा। ये तो कराची का दौरा ही 10 दिन पहले डिसाइड हुआ था और कराची आने पर उन्होंने डिसाइड किया कि भी थोड़ा सा माहौल बन रहा है, जलसा कर लेते हैं, इतने लोग हैं तो जलसा करवाओ। ये मैंने अपने वीलॉग में पहली दफ़ा ये बात की थी कि जलसा ही करवा देना चाहिए अगर माहौल खुल रहा है तो अब वो इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा कर रहे हैं और हर तरफ जलसे की बातें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और ये थोड़ा सा अगर रूम खुला रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब साबित कर देंगे अपनी बढ़तरी कराची यानी मिनी पाकिस्तान में। पेशावर में एक बड़ा कामयाब यूथ कन्वेंशन हुआ है, पीटीआई हर तरफ से अब काम कर रही है। पंजाब में एक्टिविटीज़ तेज़ हो गई है, जो पेशावर है वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मलाकंड में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हमारे कबायली इलाका जात जो है वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो पेशावर में एक बड़ा कामयाब इंसाफ यूथ विंग कन्वेंशन भी हुआ और ये तैयारियां हैं स्ट्रीट मूवमेंट की जिन्हें इमरान खान साहब ने कहा है। देखिए, ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसकी तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें, पूरे पाकिस्तान को इसके लिए तैयार करें, चाहे 2, 4, 5 महीने लग जाए, लेकिन जिस वक्त ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो उस वक्त फिर ये हुकूमत घर ही जाएगी, दूसरा रास्ता कोई नहीं होगा। नाज़रीन, अडियाला में मंगल के रोज़ लोगों की तादाद बढ़ाने के ऊपर भी काम हो रहा है और जो रावलपिंडी के आसपास के अजला हैं वहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंसमेंट्स कर रही है, लोगों को पैगाम दिए जा रहे हैं कि सब लोगों ने अडियाला जेल के बाहर पहुँचना है। पंजाब से कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से भी आएंगे ताकि जो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि 10,000 बंदा अडियाला के बाहर आना चाहिए और इस हफ्ते के लिए वादा भी किया गया है इमरान खान साहब की बहनों से कि आपकी मुलाकात रवां हफ्ते ज़रूर करवाई जाएगी। लिहाजा बड़ी तादाद में लोगों को अडियाला जेल जाने के लिए उसके बाहर खड़े होने के लिए तैयार किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लाहौर में सरगर्मियाँ जारी हैं। उन्होंने और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ शामिल किया है। नवाज शरीफ को बार बार चैलेंज किया जा रहा है, नवाज शरीफ को बार बार आवाज़ें दी जा रही हैं लाहौर में, और आवाज़ देने वाले महमूद खान अचकज़ई हैं जो नवाज शरीफ साहब के पुराने दोस्त हैं। वो उन्हें बार बार गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब की हालत बहुत पतली है, वो छुप कर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा से जो नौजवानों की क़यादत है जो पहले पंजाब में आए थे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब के साथ, उन्होंने फिर से इस बात का इंदिया दे दिया है कि वो दोबारा लाहौर आएंगे और लाहौर का दौरा दोबारा करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा ये दिखाना है कराची के बाद कि पंजाब के हुक्मरान जो हैं उनमें कितनी फस्तायत है, वो कितने जालिम और जाबिर हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किस किस्म का घिनौना खेल वो खेल रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आप अपने ज़हन में रखिएगा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें आप एस्टेब्लिशमेंट को बरीउज़्ज़मा करार नहीं दे सकते। कुछ लोग ये तासुर बना रहे हैं कि देखें ये तो पीपल्स पार्टी ने अगर करने दिया तो पीएमएलएन ने नहीं करने दिया तो ये तो सियासी एक फैसला है। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये, क्योंकि अगर पंजाब गया एस्टेब्लिशमेंट के और एस्टेब्लिशमेंट के अर्दलियों के हाथ से तो फिर सब गया। इसलिए पंजाब में वो किसी किस्म का मार्जिन छोड़ते ही नहीं है। तो पंजाब में मार्जिन लेने के लिए सिंध से जो एक उन्हें एनर्जी मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उसे पंजाब में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब जाग गया तो एस्टेब्लिशमेंट के नसीब से हो जाएंगे। पंजाब जा गया तो नवाज शरीफ बरतानिया में आके सो जाएगा और उसकी बेटी भी सो जाएगी, फिर ये कोई भी नहीं जागेंगे। इन सबको पता है कि इनकी औकात टकेगी नहीं है और पंजाब को एक दफ़ा अगर झंझोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी इनकी, ये सब जानते हैं। हमारे कुछ सहाफ़ी हैं बेचारे पहले से ही डरे हुए हैं, मैं उनकी क्लिप देख रहा था,
वो अब एस्टेब्लिशमेंट के तरले करना शुरू हो गए कि नून लीग से आप मत बिगाड़िएगा मेहरबानी करके, अगर आपकी नून लीग से भी बिगड़ गई तो सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपके पल्ले कख नहीं बचेगा। तो झोलियाँ उठा उठा के बदवाएं भी देने वाली इनकी नौबत आ जाएगी। कुछ अरसे में आप देखिएगा अवामी ताकत जब खड़ी होगी तो इनके पल्ले और इनके मालिकों के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। नाज़रीन, लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन था PP 167 में। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट कर दिया था, यानी PMLN के लिए रास्ता साफ था, वो इलेक्शन जीत सकते थे। मगर आप अंदाज़ा करें ये बेचारे इतने डरे हुए हैं कि जमात इस्लामी का एक उम्मीदवार उससे भी डर गए कि जमात इस्लामी का उम्मीदवार ही इनसे ना जीत जाए, इनकी इतनी पतली हालत है। एजाज गौरी नाम का उम्मीदवार जमात इस्लामी का एडवोकेट भी है, वो बेचारा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गया तो उसे इलेक्शन कमीशन का जो RO का दफ्तर है उसके बाहर से अगवा कर दिया गया, उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल के ले गए और उसको उस वक्त छोड़ा गया जब कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म हो गया। आप अंदाज़ा करें ये इतने डरे हुए हैं बेचारे। और मरियम नवाज उसके ऊपर स्टेटमेंट क्या जारी कर रही है कि इजहार तशक्कुर, नवाज शरीफ की कामयाबी, जमहूरियत और खिदमत वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या कुछ। फिरे मुँह आपकी ऐसी जमहूरियत के ऊपर और ऐसी खिदमत के ऊपर और नवाज शरीफ की ऐसी कामयाबी के ऊपर जिसमें आपको मुखालिफिन को मुंह पे काला कपड़ा डाल के उठाना पड़े। ये पाकिस्तान में दूसरा ऐसा वाकया है कि इस तरह से एक उम्मीदवार को बिल्कुल अकेले को जितवा दिया गया। इससे पहले आसिफा जरदारी के लिए सिंध में ये किया गया था कि आसिफा जरदारी के मुखालिफ तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी या तो मुस्तरद कर दिए गए या उन्हें डरा धमका कर ख़रीद कर बैठा दिया गया और आखिरी एक उम्मीदवार था उसको पकड़ भी लिया गया। तो ये आसिफा जरदारी के बाद ये एक साहब हैं PP 167 में जिनके लिए उस तरह का माहौल बनाया गया और बिला मुकाबला इस उम्मीदवार को जितवा दिया गया। यानी PMLN को, इलेक्शन कमीशन को ये बात भी समझ आ गई कि इलेक्शन करने का तरद्दुद ही क्यों करना। जमात इस्लामी जिसने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की B टीम का रोल प्ले किया, जमात इस्लामी जो हमेशा स्टेटस को के साथ आकर खड़ी हो जाती है और 2 नंबर बयानियाँ लेती है। यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि असली फॉर्म 45 आप भी आकर अदालतों में जमा करवाएं तो जमात इस्लामी वाले मुकर के भाग गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो जमात इस्लामी को भी अब लग पता जाएगा, उन्हें भी समझ आ जाएगी कि जनाब मज़े कैसे आते हैं। ये एक एक करके सारों को दबाएंगे, सारों को मारेंगे। मैंने पहले कहा था कि इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ वरना बारी बारी सबकी बारी, और अब बारी बारी सबकी बारी आ रही है। PIA तो बेच दिया है इन्होंने, अब किसकी बारी है? अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां हैं हैदराबाद की, सक्कर की, वो भी बेचने जा रहे हैं। सड़कें भी बेच देंगे और इन्होंने गवादर बेच दिया है। गवादर में जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो 10% से भी कम है, ये थोड़े दिन पहले खबर आई थी। और चाइना के कंट्रोल में गवादर चला जाएगा अगर पाकिस्तान ने अपने वादे पूरे ना किए। देखिए पाकिस्तान ने किया क्या, ये नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ साहब के लगाए गए जो IPPs के मंसूबे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान को घुन की तरह खाना शुरू कर दिया। हमारी मईशत की कमर तोड़ के रख दी है नवाज शरीफ के लगाए हुए मंसूबों ने। 2 चीज़ें इस खानदान ने बड़ा जुल्म किया। एक, इन्होंने जो गैस की परचेज की, जो LNG के सौदे किए, वो इस नौयत के किए कि बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का, और महंगी तरीन LNG के लंबे सौदे इन्होंने कर लिए। पता नहीं इन्हें कितना कमीशन मिल रहा था उसमें। और दूसरा इन्होंने जो जुल्म किया, इन्होंने IPPs के ऐसे मंसूबे लगा दिए जो बहुत महंगी बिजली बनाते हैं और मंसूबे भी इजाफी लगा दिए। पाकिस्तान की ज़रूरत अगर 20 है तो इन्होंने 40 लगा दिए। डबल से ज़्यादा बिजली इन्होंने बनाना शुरू कर दी पाकिस्तान में जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और इतने सारे मंसूबे लगाए और इस तरह के मुआहदे किए कि वो बिजली बनाए या ना बनाए, आपको उनको बिल देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। आज पाकिस्तानी उस गैस के और उस बिजली के यूनिटों के पैसे भी देते हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करते। यानी जितना बिल उन्हें आना चाहिए उससे 3 गुना बिल पाकिस्तानी देने पर मजबूर है। पाकिस्तान जहां पे बहुत सारे पानी से बिजली बनाने के मंसूबे लग सकते थे, रन ऑफ द रिवर मंसूबे लग सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा 10 रुपए में आपके घर बिजली पहुंचती है। खैबर पख्तूनख्वा के जो मंसूबे हैं, ये आज़ाद कश्मीर के जो मंसूबे हैं, वो 10 रुपए में आपके घर बिजली पहुंचती है, फैक्ट्री में बिजली पहुंचती है। इन्होंने 27 रुपए से ज़्यादा महंगे मंसूबे लगाए, और अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये IMF से, वर्ल्ड बैंक से रब्ता कर रहे हैं कि 36 अरब डॉलर के जो तवानाई के मंसूबों पर हमने कर्जे लिए हुए हैं ना, उनकी रीफाइनेंसिंग में हमारी मदद कर दें। 36 अरब डॉलर्स छोटी अमाउंट नहीं है। 1 अरब डॉलर के लिए तरसते हैं।
$2 अरब यूएई ने इनके अकाउंट में रखा हुआ है, ये तलवे चाटते हैं। और यहां पे आप ये देखेंगे $36 अरब के तवानाई के इन्होंने मंसूबे लगा दिए पाकिस्तान में, और अब ये वर्ल्ड बैंक को कह रहे हैं रीफाइनेंसिंग में हमारी मदद करें। भाई तवानाई के मंसूबे तो वो होते हैं जो पैसा कमा के देते हैं। आपने उन मंसूबों के लिए जो कर्जा लिया वो भी आप वापस नहीं उतार पा रहे, तो बेड़ा गर्क आपकी जो है वो पॉलिसी है और आपकी हिकमत अमली है। आपकी मनसूबाबंदी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ पल्ले नहीं बचा। अब नाजरीन सूरत हाल ये है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से राब्ता कर दिया। सिर्फ गैस और बिजली पर 5000 अरब से ज्यादा का सर्कुलर डेट है पाकिस्तान के ऊपर। सर्कुलर डेट ये है पाकिस्तान पे 5000 अरब से ज्यादा का, और ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके जो हमनवा हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मेहरबानी है पाकिस्तान के ऊपर। जरदारी का भी इसमें हिस्सा है, रेंटल पावर लेकर आए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो शरीफ खानदान का है। पता नहीं कितना पैसा इसमें से निकला होगा, कहां कहां गया होगा, किस किस ने खाया होगा। बहरहाल पाकिस्तानी अपनी जेब से ये अदा करेंगे, और इसके बावजूद इनके अल्ले तलल्ले खत्म नहीं हो रहे, इनकी मौजें खत्म नहीं हो रही। एयर चीफ है जहीर बाबर सिद्धू, इसके एक और भाई को इनके नवाज दिया गया। पहले तो एयर चीफ साहब को एक्सटेंशन दी गई माशाल्लाह से, उन्हें नवाजा गया। उनके एक और भाई को नून लीग में बड़ा शानदार असर रसूख दिया गया, इलेक्शन लड़वाया गया, फिर जाली फार्म 47 पे उन्हें जितवाया गया, उन्हें भी नवाज दिया गया। नाजरीन इन्हीं का एक तीसरा भाई भी है कबीर अहमद सिद्धू, और इसे लगा दिया गया है चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप अंदाजा करें कि सारों की मौजें, इसे कहते हैं कि सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। चले, अगर कोई चौथा भाई है तो उसके बारे में भी बताइए, हम उसको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एडजस्ट करवाते हैं, और इसी तरह अगर एडजस्टमेंट चलती रहेगी तभी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, जब इस किस्म के लोग आएंगे और अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, वरना पाकिस्तान के आगे बढ़ने के इम्कानात नहीं होंगे। नाजरीन एक खबर मैं शॉर्ट आपको भी स्टोरी दे देता हूँ, अगले वीलॉग में हम तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। ईरान की सूरत हाल, ईरान के अंदर जो है वो दो तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। जो ईरान के अंदर लोग हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। एक मगरब में रिपोर्टिंग हो रही है कि बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ईरान में प्रॉब्लम्स तो हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि अस्पतालों के जो डॉक्टर और अमले के लोग हैं उन्होंने बताया कि तिब्बी मराकज़ में ज़ख्मियों की बहुत बड़ी तादाद के बायस शदीद दबाव का शिकार हो चुका है वहाँ का अस्पतालों का अमला, और डोनाल्ड ट्रंप धमकी भी दे चुका है कि वो अटैक करेगा ईरान के ऊपर। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी फ़ौज उतारेगा ईरान में? तो इसका जवाब यह है कि वो फ़ौज नहीं उतारेगा, वो एक फ़िज़ाई हमला करेंगे ईरान के ऊपर, और ईरान के अंदर उनकी हमायत जो मौजूद है या ईरानी मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ जो लोग मौजूद हैं वो उन्हें मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईरान के अंदर गद्दार नहीं होते, ईरान में गद्दार नहीं होते। ये बार बार मैं सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे। तो जितने गद्दारों को ईरान ने सज़ाएँ दी हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे में, उतने गद्दारों को पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने सज़ाएँ नहीं दी हैं। तो ईरान में बेशुमार गद्दार हैं, बहुत सारे गद्दार मौजूद हैं या बागी मौजूद हैं जो मौजूदा रजीम से तंग है। गद्दार कह लें, बागी कह लें, कुछ भी कह लें, वो खुद को कहते हैं कि हम बागी हैं, हमें ये रजीम पसंद नहीं है, हम इसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, इन्होंने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया हुआ है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है या उनके हमायती हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ये गद्दार है, और वो सज़ाएँ भी दे रहे हैं। तो ये फैक्ट इसको जो है वो ठीक रखे कि ईरान में बाकायदा हुकूमत ने गद्दार डिक्लेयर करके लोगों को सज़ाएँ दी हैं। तो वहाँ मोसाद भी काम कर रही है, CIA भी काम कर रही है, ईरान की अपनी इंटेलिजेंस भी काम कर रही है। तो एक क्रिटिकल टाइम है ईरान के लिए, और इस वक्त अमेरिका हमला भी कर सकता है इसराइल के साथ मिलकर, अपने मज़ीद इत्तेहादियों के साथ मिलकर, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, 3 मुल्कों ने भी एक और जो है वो वार्निंग जारी की है ईरान के लिए कि मुजाहिरीन के ऊपर अटैक ना करे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।